गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। ओके, आप लोगों ने होमवर्क किया था? मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, किया आप लोगों ने होमवर्क? यस सर। चलिए, तो ठीक है, आज हम अपने इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। हमारे 2 क्वेश्चंस बचे जिसमें से हमने थोड़ा सा काम कल कर लिया था, लेकिन एक बार जल्दी से आइए, अभी तक हमने जितना भी प्लानिंग चैप्टर को किया है उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग की डेफिनेशन की थी, तो आप मेरे साथ बोलेंगे प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग objectives and targets for a given period of time and formulating an action plan to achieve them effectively and efficiently. It is concerned with both ends and the means, that is what is to be done and how it is to be done. ये हमने किया था। उसके बाद हमारी जो फर्स्ट क्लास में हमने प्रोसेस देखा था, तो 7 स्टेप्स का प्रोसेस होता था। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बताइए जल्दी से। फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सेकंड स्टेप डेवलपिंग प्रेमाइसेस। थर्ड स्टेप बच्चे, सब बच्चों आप अपना वीडियो ऑन करिए। सब ने फिर से वीडियो ऑफ कर दिया, सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करिए, बार-बार मत बुलवाइए, मैं एक-एक बच्चे को नहीं बोलना चाहता। तान्या, साहिल, आयुषी, कोई अब तो ये प्रैक्टिस में ले आओ बच्चों भी, माने। हाँ चलिए, वेरी गुड। सब अपना वीडियो ऑन करिए, बार-बार इस चीज को मत रिपीट करवाइए। आयुषी वीडियो ऑन करिए, भूमिका, आर्यन वीडियो ऑन करिए, अस्मीत वीडियो ऑन करिए, कार्तिक, कृष, मेहुल, रिया, शौर्य, विश्वास एंड यश वीडियो ऑन करिए सब। ओके, तो थर्ड स्टेप क्या होता है हमारा? थर्ड स्टेप आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। फोर्थ स्टेप क्या होता है हमारा? इवैल्यूएटिंग द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। फिफ्थ स्टेप क्या होता है हमारा? सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव, selecting the best alternative. Sixth step implementing the plan, implementing the plan. and seventh step हमारा क्या हो जाता है? follow up action। ठीक है, उसके बाद हमने कल एक और क्वेश्चन किया था, फीचर्स। तो बताइए फीचर्स में क्या था? पहला फीचर क्या था हमारा? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाँ जी बताइए, ठीक है ना। सेकंड फीचर फ्यूचरिस्टिक। उसके बाद आइए पी से क्या था? पी से बताइए जल्दी से। परवेसिव। आई से इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सी से कंटीन्यूअस। एंड दूसरे एफ से क्या था? एक से फ्यूचरिस्टिक था, दूसरे एफ से क्या था? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है कल इसमें जो कल हमने टॉपिक किया था? ओके, तो हमने उसके बाद एक और क्वेश्चन शुरू कर दिया था जिसका नाम था इंपॉर्टेंस। हमने इसकी हेडिंग्स याद कर ली थी, तो हमारा इसका स्लैंग था प्लीज राहुल स्टॉप फ्लर्टिंग एंड रिपीटेड बेसिस। तो पी से क्या था? प्रोवाइड्स डायरेक्शंस। आर से reduces the risk of uncertainties. एस से क्या था? standards for controlling। एफ से facilitates decision making। यहाँ पे रुक जाइए, मैंने आपको कल भी बताया था कि फीचर्स अगर आ जाएगा तो आपको जो लिखना है, आपको लिखना है इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, और अगर इंपॉर्टेंस आ जाएगी तो आपको लिखना है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। अगर आपने इंपॉर्टेंस में इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग लिख दिया और फीचर्स में फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों की जो यूसेज है, इस वर्ड की जो यूसेज है डिसीजन मेकिंग की, वो दो जगहों पे फीचर्स और इंपॉर्टेंस में अलग सेंस में की गई है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि जब इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आए तो आप फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग ही लिखिए, और जब फीचर्स का क्वेश्चन आए तो आप इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग ही लिखेंगे। तो इस पर प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा आर से क्या था? रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एक्टिविटीज। एंड लास्टली हमारा पी से क्या था? द मोस्ट इनोवेटिव आइडियाज। तो कल हमने इसमें थोड़ी सी डिस्कशन की थी, तो आइए एक बार इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार इस पर अपने डिस्कशन करके रीड करेंगे, एंड देन अपना लास्ट क्वेश्चन लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है हमारा? तो अभी नोट्स को बंद कर दीजिए, बिल्कुल नोट्स को बंद कर दीजिए और ध्यान यहाँ पे दीजिए। ओके, सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा प्रोवाइड डायरेक्शन। तो बच्चों ये पॉइंट क्या कहता है कि अगर हम कोई भी काम बिना प्लान करे करते हैं तो हम बढ़ेंगे एडहॉक। एडहॉक मतलब कैसे ही काम को करेंगे, और हो सकता है उसमें हम कभी बहुत बार गलतियां भी करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम आज यहाँ से कहीं एक डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं,
जिसके बारे में हमारे को रूट क्लियर नहीं है और हम अपने आप ही चल दिए, हमने कोई नेविगेशन वगैरह यूज नहीं की, हम अपने आप ही चल देते हैं। तो हो सकता है हम कोई गलत टर्न ले ले, कहीं गलत चले जाए, कोई रास्ता ही गलत ले ले। लेकिन अगर आप अपने फोन पे जीपीएस की मदद से उसको नेविगेशन को यूज करते हैं तो आप अगर गलत रूट भी ले आओगे तो वो जो आंटी है हमारी वो वापस ले आएगी, व्हाट आर यू डूइंग, टेक अ यू टर्न, गेट बैक, फॉलो द कोर्स ऑफ 4 for 5 किलोमीटर्स। तो वो हमें भटकने ही नहीं देती। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग कीप्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑन द राइट पाथ। अगर हम कहीं गलत मतलब गलत जगह पे जा भी रहे हैं तो हम अपनी प्लानिंग करके अपनी चीजों को सही कर सकते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स है, वो सब लोगों को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ जाना है और उसको वहां तक ले जाने में मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। तो सब पर्सन्स को अपना अपना काम जो है वो क्लियरली डिफाइंड है और जब सब पर्सन्स को अपना अपना काम क्लियरली डिफाइंड होता है तो सब लोग एक सिंक में काम कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेशन में काम कर सकते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक राइट पाथ पे चलती रहती है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हुआ हमारा, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पहला पॉइंट हो गया, फिर रीड भी करेंगे। सेकंड पॉइंट पे हमने कल भी बात की थी कि अगर मैं वेदर फोरकास्ट को देख के घर से निकलता हूँ और मैं मतलब मेरे को लगता है कि यार बारिश होगी और मैं अम्ब्रेला कैरी करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बारिश को रोक लूंगा, मेरे पास ऐसी शक्तियां आ गई है कि मैं बारिश को रोक लूंगा, इसका ये मतलब नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर बारिश हुई तो उसकी जो छींटे या जो उसका पानी मेरे ऊपर आ सकता था उससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूंगा। हम मास्क पहन के फेस शील्ड लगा के और थोड़े से हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के बाहर निकल रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोविड ही नहीं होएगा। कोविड है ही नहीं, कोविड है, कोरोना है, हाँ उसको जो चांसेस मेरे इन्फेक्ट होने के है वो कम हो जाएगा अगर मैं ये सब प्रिकॉशंस लेके घर से बाहर निकलूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि प्लानिंग करने से जो अनसर्टेनिटीज है एनवायरनमेंट की वो खत्म नहीं हो सकती। हाँ उनका जो होने का रिस्क है वो कम जरूर हो सकता है। तो ऐसे ही अगर मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि बच्चों मार्च में हमारे भारत देश में, हमारे इंडिया में जो लॉकडाउन फर्स्ट हुआ था वो मार्च 25 से हुआ था। अगर कोई पर्सन थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट होता तो जब हमारे मोदी साहब ने कर्फ्यू लगा दिया था, जनता कर्फ्यू, अगर आप लोगों को याद हो तो 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा था संडे को। वो वॉलंटरी था, वो मैंडेटरी नहीं था, वो वॉलंटरी था और उसकी अनाउंसमेंट हुई थी 20 तारीख को, मेरे ख्याल से 18 तारीख को ऐसा कुछ हुआ था, एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है। 18-19 मार्च को हमारे मोदी साहब ने अनाउंस किया था कि अगले संडे को जनता कर्फ्यू है, कोई भी बंदा घर से बाहर ना निकले, वो हमारा कोरोना वायरस में ब्रेक आ जाएगा। That was an indication, जो पर्सन इंटेलिजेंट थे, थोड़े से समझदार थे, वो एक इंडिकेशन थी कि आगे लॉकडाउन होने वाला है, अपनी तैयारी कर लो। और जो इंटेलिजेंट थे लोगों ने उन 1-2 दिनों में बहुत सामान स्टॉक कर दिया। जो थोड़ा बहुत सामान मतलब हमारे को क्लासेस वगैरह के लिए चाहिए था वो हम भी घर पे ले आए, जिससे कि आगे जब ये प्रॉब्लम होगी, लॉकडाउन हो जाएगा, मैंडेटरी कर्फ्यू लग जाएगा, तो हो सकता है हम घर के बाहर ना निकल पाए, अभी ही सामान को स्टॉक कर लो। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम प्लानिंग से चलते हैं, एक सेकंड बच्चे, ओके, अगर हम प्लानिंग से चलते हैं तो जो होने वाला है अनसर्टेनिटीज उनको हम काफी हद तक रोक नहीं सकते, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। एक बात देखिए, अगर बिल्कुल जैसे मतलब ऑलमोस्ट सब लोगों ने ये लॉकडाउन में मुश्किलें फेस की है, तो जैसे जैसे वो जनता कर्फ्यू हुआ और हमें उसी उसमें रहते कि कोई कर्फ्यू नहीं होगा, नहीं हो सकता लॉकडाउन, इंडिया में हो ही नहीं सकता लॉकडाउन, ये है वो है, तो वही सब प्रॉब्लम्स हमें भी फेस करनी पड़ती, कभी खाने की शॉर्टेज आती थी, कभी किसी चीज की शॉर्टेज, कभी किसी चीज की। लेकिन अगर हम प्लान करके चलते और पहले से ही स्टॉकिंग कर लेते घर में सामान की और जो भी एसेंशियल आइटम्स की जो भी है, तो हमारे को दिक्कत नहीं आती। तो अगेन प्लानिंग क्या कहते हैं, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। घर में सामान रखने से या घर में कुछ भी अपने आप को तैयार करने से हमने ये नहीं किया कि हम लॉकडाउन को रोक देंगे। लॉकडाउन हुआ, अपने टाइम पे हुआ, जितने दिन का होना था हुआ, देखिए उससे होने वाली जो हमारे को प्रॉब्लम्स थी हमने उसको बचा लिया, क्योंकि हम प्लान करके चीजों को चले। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट बच्चों, प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। हमने इस पे भी कल बात की थी
कि हमारे 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। पहला जो फंक्शन होता है प्लानिंग, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है और हमें वहां पे जाना कैसे। सेकंड जो फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर हमने जो प्लान्स बनाए हैं उसके हिसाब से हम रिसोर्सेज को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। फिर स्टाफिंग में हम लोगों को रखते हैं। फिर डायरेक्टिंग में हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि तुम्हें कैसे काम करना है, हम उनको लीड करते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। एंड फाइनली आती है कंट्रोलिंग स्टेज। तो कंट्रोलिंग स्टेज पे हम ये देखते हैं कि जो हमने सोचा था क्या वो हुआ। फॉर एग्जांपल अगेन मैं इसको कोविड से रिलेट करता हूँ। जब लॉकडाउन, ऐसा नहीं था कि मोदी साहब को सपना आया कि चलो आज मैं लॉकडाउन कर देता हूँ। उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि इस लॉकडाउन से मैं इसको 3-4 बार फेजेस में करूंगा, पहले 15 दिन की, फिर 20 दिन की, फिर 19 दिन की। आपको पता ही है 25 तारीख से पहले 14 तारीख तक, 14 अप्रैल तक लगा था, फिर 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगा था, 3 मई तक, फिर 4 मई से 19 मई तक लगा था, और फिर 19 से फिर आगे चला था। मतलब 4 फेजेस में लॉकडाउन हुआ है। तो उनको एक प्लान था, उनका एक एम था कि इतने लॉकडाउन से, इतने टाइम पीरियड के लॉकडाउन से मैं अपने केसेस को, इंडिया में जो केसेस होने वाले हैं वो उतने से मैं कम कर दूंगा। तो जब उनको लगा होगा कि 4 लॉकडाउन के बाद उनकी ये जो उनका ये गोल था, जो उनका ये एम था, वो अचीव हो गया, तभी तो उन्होंने अनलॉक शुरू किया कि अब धीरे धीरे इंडिया को हम खोल सकते हैं। अगर उनका जो एम था कि हम लॉकडाउन से इतने केसेस को रोक लेंगे, वो अगर अचीव ही नहीं होता तो आपको क्या लगता है ये खुल जाता आज? नहीं। तो ये जो हमारा अनलॉकिंग की स्टेज शुरू हो चुकी है, ये इसीलिए शुरू हो चुकी है क्योंकि जो लॉकडाउन का हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हमें इतने केसेस को इंडिया में खत्म करना है, इतने केसेस को रोकना है, वो कहीं ना कहीं हमारा अचीव हुआ। तो जब जो हमारी कंट्रोलिंग स्टेज होती है उसमें जब हम कंपेयर करते हैं कि हमने क्या अचीव किया है और हम कितना अचीव करना चाहते थे, तो जो कितना अचीव करना चाहते थे, जो गोल, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारे को कहां से मिलता है? प्लानिंग से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मोदी साहब के मन में कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, बस वो ऐसे खेल खेल में, भाइयों बहनों कल से आप लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, 15 दिन के लिए आप घर में बैठ जाइए, ऐसा होता, तो जब वो अनलॉकिंग करते तो सबसे पहले मीडिया उनसे पूछती कि आपने इस लॉकडाउन से अचीव क्या किया, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है, आपके पास जो एक ऑब्जेक्टिव है जिससे आप कंपेयर करते हो कंट्रोलिंग में कि मैंने ये सोचा था और मेरे को इतना मेरा अचीव हो गया पॉइंट को, तो वो जो ऑब्जेक्टिव है वो प्लानिंग देता है। अगर हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई माइंड में सेट, कोई टारगेट ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो आपकी सारी कंट्रोलिंग ब्लाइंड चल रही है, बिल्कुल ही ब्लाइंड। हमने हमारे इंडिया में 2 लाख केसेस नहीं हुए, ये हो सकते थे, तो ये सब कुछ ब्लाइंड है क्योंकि आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। तो सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड है जिसके अगेंस्ट हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, वो स्टैंडर्ड्स हमें कौन देता है? प्लानिंग देता है। अगर प्लानिंग ही नहीं होएगा तो हमारे पास वी हैव नथिंग टू कंट्रोल, हमारे पास कुछ कंट्रोल करने के लिए नहीं है। तो अगर हमारे मोदी साहब के पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि मेरे को इतने केसेस कम करने हैं इससे, तो अगर इस लॉकडाउन से 1 केस कम होता या 1 करोड़ केस कम होते, वो अचीवमेंट होती। लेकिन उनके पास एक टारगेट था कि इस लॉकडाउन से मेरे को इंडिया में 20 लाख केसेस में कम करने हैं, तो वो एक टारगेट था और उसके बाद ही उन्होंने कंट्रोलिंग करके देखा कि हाँ मेरे 20 लाख केस कम हुए हैं एंड आई हैव अचीव्ड दिस टारगेट एंड नाउ आई कैन ओपन इंडिया इन द फेजेस, जैसे कि आजकल चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर प्लानिंग नहीं है तो कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, और अगर कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है तो वी हैव मैनेजर्स हैव नथिंग टू कंट्रोल। कंट्रोलिंग विल बी अ ब्लाइंड एक्टिविटी इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल, प्लानिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर कंट्रोल। तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया दैट इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोल। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, हमने कल भी बात की थी कि प्लानिंग से हम अच्छे डिसीजन ले पाते हैं जब हम, क्योंकि हमारे मन में एक ऑब्जेक्टिव है, मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे सीपी पहुंचना है, परिक्रमा रेस्टोरेंट में पहुंचना है 2 बजे तक, याद करिए लास्ट टू लास्ट क्लास। मेरे माइंड में एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे सीपी पहुंचना है इतने बजे। तो अब मैं क्या देख रहा हूं कि मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है, मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है, मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव, इस ऑल्टरनेटिव में ये मुश्किलें आएगी और ये आसान चीजें हैं, इस ऑल्टरनेटिव में ये क्लॉज है, ये कौन सा है, इस ऑल्टरनेटिव में ये क्लॉज है, ये कौन सा। तो मैं अपने हिसाब से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर सकता हूं क्योंकि मेरे मन में एक क्लियर विजन है कि मुझे पहुंचना कहां है। अगर हमारे माइंड में कोई प्लान ही ना हो, कोई टारगेट ही ना हो, तो हम बिल्कुल ही हैपहज़र्ड मतलब जैसे मन चाह, मतलब बिल्कुल ही ऐसे बेफालतू में काम चल रहा है, जैसे मन किया वैसे काम चल रहा है, तो उससे हम डिसीजंस भी कैसे लेंगे? बेकार के लेंगे। लेकिन जब हमारे मन में एक विजन होती है कि हमें ये अचीव करना है और इसको अचीव करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस है,
ये इसमें ये सब कुछ है, इसमें ये सब कुछ है, इसमें ये सब कुछ है, तो हम अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। तो फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ, दैट प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर्स टू टेक दोस डिसीजंस व्हिच आर मोस्ट प्रॉफिटेबल, मोस्ट feasible and with least negative consequences as they have a target in their mind, as they have a clear vision in their mind कि वो अचीव क्या करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, reduces overlapping and wasteful activities। इसका भी मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था कि जब आप रिवीजन करते हैं, देखो बच्चों आपके मतलब सोचा भी नहीं था, लेकिन 12th के 3 महीने निकल चुके हैं और 3 से ज्यादा ही निकल चुके हैं। अगर मैं अप्रैल से भी गिनूं तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने हो चुके हैं और जुलाई भी हमारा ऑलमोस्ट हाफ होने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका जो 12th है उसका मतलब एक क्वार्टर पार हो चुका है। ठीक है, अब आपने एक क्वार्टर में कुछ पढ़ाई भी की होगी। अब मैं बीएसटी छोड़ दो, मैं किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करता हूँ, अकाउंट्स और मैथ्स की, तो हो सकता है आपने उसमें काफी सारे जो चैप्टर कर भी लिए हो और उन काफी सारे चैप्टरों में काफी सारी आपने क्वेश्चंस भी जो न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं वो भी आपने कर लिए होंगे। तो ओके, तो आपने काफी सारे क्वेश्चंस कर भी लिए। अब क्या होगा, जब आपका सितंबर अक्टूबर तक एक बार कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर में आप फिर से क्या करोगे, रिवीजन करोगे। अब जब आप रिवीजन करोगे तो मुझे पता है कि अकाउंट्स में तो पूरे मतलब पूरी 50-50 100 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज होती है, लेकिन उसमें से जो चुनिंदा क्वेश्चंस होते हैं, जो करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो 30-40% ही होते हैं और सब तो बेकार क्वेश्चंस होते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस वापस थोड़ी ना करोगे सितंबर अक्टूबर में, फिर उसके बाद आप जनवरी में भी एक बार रिवीजन करोगे और फिर मार्च में एक पेपर से 1-2 दिन पहले तो करोगे। तो जब आपको 4 बार कोर्स करना है और आपको पता है कि जो कोर्स पहली बार करने में 8 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, अब मुझे वो 1 महीने में करना है, उसके बाद सेकंड डिवीजन के बाद थर्ड डिवीजन में 15 दिन में करना है, और उसके बाद फोर्थ जो हमारा पेपर से पहले 3-4 दिन मिलेंगे, मुझे उसमें भी उस चैप्टर को करना है। एक बात बताइए, जो कोर्स पहले मैं 7 महीने में करता हूँ, क्या आपके पास कोई सुपरनैचुरल पावर्स आ जाएगी? क्या आप उसको 1 महीने में कर लोगे, आप उसको 15 दिन में कर लोगे, आप उसको 2-4 दिन में कर लोगे सारे क्वेश्चंस के साथ? नॉट एट ऑल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लान करके चलना पड़ेगा कि पहली रिवीजन में मैंने पहली बार जब मैंने कोर्स किया तो मैंने सारे क्वेश्चंस किए और मैंने प्लानिंग कर दी। और मैंने प्लानिंग क्या कर दी कि मैं ये आपको बता रहा हूँ बच्चों, इसको आप अपनी असली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। एक एनालिसिस होता है जिसको हम कहते हैं ABC एनालिसिस। ये आप सीखोगे भी जब आप अपनी हायर स्टडीज करोगे, बीकॉम, एमकॉम, सीए वगैरह, तो उसमें आप सीखोगे भी। ABC एनालिसिस होता है कि हर चीज के ना हर चीज में 3 कैटेगरीज होती है। जैसे हमारे बीएसटी है, इसमें टोटल 12 चैप्टर है। कुछ चैप्टर बहुत मुश्किल है, जैसे सेकंड बुक का फर्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत मुश्किल है, वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा हर बार, उसको डाल दो ए कैटेगरी में। फिर बी कैटेगरी में आ जाओ, इजी चैप्टर्स है जो बिल्कुल मतलब ठीक चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल में नहीं, ज्यादा आसान में नहीं, तो इसको डाल दो बी कैटेगरी में, वो चैप्टर्स डाल दो। और सी कैटेगरी में वो चैप्टर डाल दो जो बहुत ही आसान है, मतलब आधे 1 घंटे में हो सकते हैं। टोटल 12 चैप्टर्स है, तो आप देखोगे कि मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे ही है जो बहुत आसानी से आप कर सकते हो। लेट अस अज्यूम 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप बहुत आराम से कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छे से आपको आते हैं, आप इजीली उसको बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें जो ज्यादा मुश्किल भी नहीं और ज्यादा आसान भी नहीं, ठीक है, मतलब टाइम लगेगा। दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें बहुत टाइम लगता है आपको। एक बात बताओ, जिसमें बहुत टाइम लगता है और जो बहुत मुश्किल लगते हैं मेरे को उस पर ज्यादा टाइम देना है, तो वो हमने डाल दिया ए कैटेगरी। फिर हमने लिया बी कैटेगरी में 4 चैप्टर, सी कैटेगरी में 6 चैप्टर, टोटल हमारे हो गए 12 चैप्टर। तो जब हम इस तरीके से अपनी चीजों को प्लान करते हैं, तो आप देखिए ये जो चैप्टर्स है सी कैटेगरी के, वो मैं छोड़ सकता हूँ, वो मेरे को इतने अच्छे से आते हैं कि वो मैं छोड़ भी सकता हूँ, तो मैं इस पर टाइम लगाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप प्लान करके चीजों को चलते हो तो आप अपनी वेस्टफुल एंड ओवरलैपिंग रिडंडेंट एक्टिविटीज को बचा सकते हो। अब टाइम कम है, मेरे को 1 दिन मिला बीएसटी के लिए, मेरा मान लो 1 ही दिन मिला आपको पेपर के लिए, तो मेरे को मेरे को सारे चैप्टर्स पे टाइम देना चाहिए? नहीं, मेरे को इनको जो मेरे को आते हैं उनको छोड़ सकता हूँ मैं, और मेरे को इन पे टाइम देना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं छोड़ना कुछ नहीं है, तो उसमें कम टाइम देना चाहिए। लेकिन ये सब तो आप तभी कर पाओगे ना जब आपने प्लान कर रखा है। तो ऐसे ही आप अपने अकाउंट्स और मैथ्स में भी कर सकते हो। आप हर क्वेश्चन के ऊपर अपने 3 कैटेगरी बना लो, ABC, और ये एक्चुअली में मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी लाइफ में इसको यूज करो। आपको लगता है ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, मुझे बार-बार लिख के करना है, उसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन के ऊपर ही लिख लो ए लिख लो। तो जब अगली बार पढ़ोगे वो क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ऐसा है कि बस एक बार थोड़ा सा देखना है, पूरा हाथ से लिख के करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर लिख लो बी। और थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, सी क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे करना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ही बेकार क्वेश्चन है, वो हो गया और मेरे को अब मैं कभी नहीं भूलूंगा, वो सी कैटेगरी कर लो।
तो जब आप सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, हो सकता है सेकंड टाइम आप एबीसी तीनों करो, थर्ड टाइम पे आप एबी करो और फोर्थ टाइम पे आप सिर्फ ए रिवाइज करो, तो आपका टाइम बचता रहेगा और आपको बार-बार वो चीजें नहीं करनी पड़ेगी जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। तो दिस इज व्हाट प्लानिंग हेल्प्स, प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, पहली कैटेगरी में आपने एबीसी कर लिया, तो ए में भी बहुत क्वेश्चन थे, बी में भी और सी में भी। फिर जब आपने सेकंड टाइम किया तो फिर से सारे क्वेश्चन करके एबीसी कैटेगरी को रिवाइज कर दिया। सी के क्वेश्चंस बढ़ते चले गए, बी के कम होते गए, ए के और कम हो गए। जब आप सी थर्ड टाइम पे आए, सी को छोड़ ही दिया आपने, सी कैटेगरी बिल्कुल छोड़ दी, अब बी के भी कुछ क्वेश्चन सी कैटेगरी में चले गए, तो आपके क्वेश्चंस और कम हो गए। और जब आप फोर्थ टाइम पे फाइनल रिवीजन करोगे तो आपको सिर्फ हैंडफुल ऑफ क्वेश्चंस होंगे जो आपको रिवाइज करने हैं, सारा कोर्स आपको रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। एंड फाइनली मैंने क्या बोला था कि जो भी आपके मन में आइडियाज है उनको कॉन्क्रीट शेप प्लान्स की इसी स्टेज पे दे सकते हैं, क्योंकि एक बार जब प्लानिंग हो जाती है तो वी ओनली वी ओनली रिवॉल्व अराउंड इट, हम उसके आसपास ही घूमते हैं, हम सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को रखते हैं, हम कुछ नया नहीं करते उस एक बार प्लान्स बनने के बाद। तो एक बार जब प्लानिंग हो जाती है उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर पाते। तो जो माइंड में आइडियाज है आपके, वो आप इसी स्टेज पे कॉन्क्रीट शेप, कॉन्क्रीट ठोस सॉलिड शेप ले सकते हैं प्लान्स की। तो ये हमारे 6 इंपॉर्टेंस फीचर्स है, सॉरी इंपॉर्टेंस है हमारे प्लानिंग की। इसको एक बार रीड भी करते हैं, एक दो मार्कर्स भी बनेंगे वो भी लिखते रहेंगे, एंड देन अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लिमिटेशंस। तो जल्दी से आइए नोट्स पे, कम टू पेज नंबर 2। अगर आप लोगों ने स्लैंग में लिखा तो स्लैंग लिख लीजिए, वैसे मैंने कल बता ही दिया था आपको। आइए सबसे पहले, प्लानिंग इज ऑफ vital importance in the managerial process. No enterprise can achieve its objective without systematic planning. Planning is the heart of management. बच्चों ये जो लाइन है ना, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये लिख के चलवानी है। देखिए वहां पे ना कुछ बच्चे होते हैं वो बना भी देते हैं, वो ना हार्ट बना भी देते हैं, इट इज अ हार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब अच्छा है आपने तो कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मान लो आपका जो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर है उसका सुबह सुबह हार्ट के साथ ये हुआ है, तो उसका मतलब कहने का मतलब क्या, उसका सुबह सुबह ब्रेकअप हुआ है, वो आपका पेपर चेक कर रहा है, आज ही ब्रेकअप हुआ है, तो वो उसको तो खुंदक आ जाएगी ना आपके पेपर पे देख के। तो ऐसी कलाकारी मत करना, सिर्फ लिख देना प्लानिंग जैसा हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, कहीं आप वहां पे बैठ जाओ हार्ट बनाने। ओके आगे चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो बाय स्टेटिंग इन एडवांस हाउ द वर्क इज टू बी डन, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस फॉर द एक्शन। प्लानिंग एंश्योर्स दैट goals and objectives are clearly stated. Underline करिए, goals and objectives are clearly stated. If the goals are well defined, or employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve those goals, departments and individuals in the organization can work in coordination. Planning keeps the organization on the right path. बेटा ये जो लाइनें हैं जिसको मैंने इटैलिक्स में इन्वर्टेड कॉलम्स में अंडरलाइन करके लिखा है, आपको भी पेपर में ऐसे लिखना है कि वो एग्जामिनर पढ़े। तो आप ऐसी लाइनों को बॉक्स में डाल सकते हो, या आप उनको कैपिटल में लिख सकते हो, या आप उसको इन्वर्टेड कॉलम्स में लिख सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी ये टिप्स है आपके लिए कि आप उसको करते रहिए, जिससे आपको पेपर में आप दिखाओ अपने एग्जामिनर को, देख मैं चाहता हूं कि आप इस लाइन को पढ़ो और ये लाइन मैंने एनसीईआरटी से लिखी है। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेगी। Okay, if there is no planning, employees would be working in different directions and the organization will not be able to achieve its goals effectively and efficiently. Next point, planning reduces the risk of uncertainties. Business enterprise operates in an environment which is and face several types of risks. Planning enables these enterprises to predict future events and to prepare for the unexpected events. With the help of planning, managers can identify the potential dangers. Potential dangers मतलब जो आगे जाके हमारे लिए dangerous बन सकते हैं, and can take steps to overcome them. Thus, planning helps to reduce risk and uncertainty. बच्चों यहाँ पे एक very important question लिखिए, 1 mark का question लिखिए, does planning, नहीं आप हाँ ऐसे लिखिए, can planning eliminate the uncertainties? Can planning eliminate the uncertainties? और इसका आंसर लिखिए, no, planning cannot eliminate uncertainties.
it can only reduce the risk of uncertainties. Okay, third point पे चलते हैं. Planning reduces overlapping and wasteful activities. Planning serves as the basis of coordinating the activities and efforts of different departments, divisions, individuals. It helps in avoiding confusion and misunderstanding. Since planning ensures, इस लाइन को underline करिए, clarity in thought. Since planning ensures clarity in thought, work can be carried out smoothly without interruptions. ये लाइन आ जाएगी, फिर पूछा जाएगा which importance of planning is highlighted over here. तो बच्चों आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, इसलिए आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड कौन से इंपॉर्टेंस में था. तो आप लाइन को अंडरलाइन करिए. Useless and redundant activities can be minimized or eliminated. Okay, planning promotes innovative ideas. Since planning is the first function of management, new ideas can take the shape of concrete plans. Concrete का मतलब होता है solid, ठोस. जब आपको पता होगा, आपको बोला जाता है ना कि इस पे concrete है, ये concrete मतलब ठोस है, solid है, ठीक है? Concrete plans, it is most challenging activity for the management as it guides all the future functions, actions leading to growth and prosperity. Planning facilitates decision making. बच्चों, इस पे जो facilitate word है ना, मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसको ना बॉक्स में डाल दीजिए. इस वर्ड को ना बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा. और जो फीचर्स था ना, फीचर्स में इन्वॉल्व्स था, उसमें इन्वॉल्व्स को बॉक्स में डाल दीजिए, जिससे आपको पता रहेगा कि मैंने क्यों डलवाया था बॉक्स पे, कि इसमें इन्वॉल्व्स ही लिखना है फीचर्स में, और फैसिलिटेट्स में इंपॉर्टेंस में फैसिलिटेट्स ही लिखना है. तो इन दोनों वर्ड्स को ना बॉक्स में डालो. ओके. Planning helps the managers to look into the future and make a choice from the various alternative courses of action. The manager has to evaluate each alternative and select the most viable option. Planning involves setting targets and etc. चलिए अब आइए लास्ट पॉइंट पे. Planning provides the standards against which the actual performance will be measured. A comparison of actual performance with the standards will help you identify deviations. बच्चों, ये जो deviation word है, अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ. Deviation का मतलब होता है difference. जो हमने सोचा था और जो हमने अचीव किया, उन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है. ये हो सकता है आपको अभी समझ ना आ रहा हो. जब हम कंट्रोलिंग चैप्टर करेंगे तो डेविएशन वर्ड इतनी बार करेंगे कि आपको समझ आ जाएगा. ठीक है, कोई डाउट मतलब कोई दिक्कत नहीं आएगी. तो डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस. आइडेंटिफाई द डिफरेंस एंड टेक द करेक्टिव एक्शन. प्लानिंग मेक्स कंट्रोल मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव. उसके बाद जो लाइन है, जैसे मैंने इसको इन्वर्टेड कॉलम्स अंडरलाइन कर रखा है, आप उसको बॉक्स में डाल सकते हैं. कंट्रोल इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग. If there is no planning, there is nothing to control. आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते. Thus, planning provides the basis for control. तो हमारा एक क्वेश्चन और होता है, एक बार जल्दी से आइए इसकी फीचर हेडिंग्स को फिर से बोलते हैं. तो पी से क्या था? प्लीज राहुल स्टॉप फ्लर्टिंग एट रेपुटेड प्लेसेस. तो पी से क्या था? बिना देखे बताइए. Provides direction. I से reduces the risk of uncertainties. भूमिका बोलिए अपनी. भूमिका आप भी बोलो. S से क्या था? standard for Standards for controlling. F से क्या था? facilitates डिसीजन मेकिंग. आर्यन, आपकी आवाज नहीं आ रही है. उसके बाद पी से आर से क्या था? reduces overlapping and wasteful activities. एंड पी से क्या था? promotes इनोवेटिव आइडियाज. तो बच्चों अब आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पर. पहले मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप देता हूँ केस स्टडीज के लिए. आप ये देख रहे हैं, ये लिमिटेशंस देख रहे हैं. मैं आपको एक ऐसी टिप देने वाला हूं जिससे आपकी केस स्टडीज बहुत आसान हो जाएगी. बच्चों, हमारे 5 फंक्शंस है. हम सबको पता है हमारे 5 फंक्शंस है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अब मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में बहुत सारी बात हो रही है केस स्टडी में. पहला उसका मतलब क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आंसर क्या होना चाहिए. ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए, डायरेक्टिंग होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए, कंट्रोलिंग होना चाहिए, स्टाफिंग. आपको नहीं समझ. अब आपको सेकंड उसका पार्ट है write down the limitations of the function identified in A above. मतलब जो आपने आइडेंटिफाई किया है फंक्शन, उसी फंक्शन की लिमिटेशंस लिख दो. आंखें बंद करके पहले का आंसर प्लानिंग लिख देना और लिमिटेशंस ये लिख देना. क्यों सर? ऐसा क्यों? क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्यों ऐसा क्यों सर? क्योंकि लिमिटेशंस सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग चैप्टर की ही करनी है. ना ऑर्गेनाइजिंग में है, ना स्टाफिंग में है, ना डायरेक्टिंग में है. एक सेकंड बच्चे. आदित्य एक मिनट. ना ऑर्गेनाइजिंग में, ना डायरेक्टिंग में, ना कंट्रोलिंग में, किसी में भी नहीं है. तो जब मुझे पता है कि लिमिटेशंस है ही सिर्फ प्लानिंग की और सेकंड में मेरे को लिमिटेशंस लिखनी है, तो पहले का आंसर भी क्या हो जाएगा?
ये बात समझ में आई सबको? तो ये लिख भी लीजिए अभी वहां पे ना, लिख लीजिए जहां पे लिमिटेशंस है, we have to study the limitations only of planning chapter. We have to study the limitations only of planning chapter. हमें सिर्फ प्लानिंग चैप्टर की लिमिटेशंस पढ़नी है, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना स्टाफिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोल। आदित्य बोलो आपका क्या डाउट है? सर कुछ नहीं, वो एकदम से आवाज कट गई थी तो अब समझ आ गया। अब आ गया समझ? मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर कोई केस स्टडी आती है और उसका पहला क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और आपको दिक्कत आ रही है, नहीं आपको समझ आ रहा, हालांकि ऐसा होएगा नहीं, हम इतनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बट तब भी मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा, सेकंड क्वेश्चन कहता है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, write down the limitations of the function identified in A above। तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, आपको पहले का आंसर प्लानिंग है, सेकंड का लिमिटेशंस है जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि we have only the limitations of planning in our course, ना स्टाफिंग, ना ऑर्गेनाइजिंग, ना डायरेक्टिंग, ना कंट्रोल। ठीक है बच्चे? तो आइए अब हम इसको देखते हैं। और मैंने ना जानबूझ के इंपॉर्टेंस की हेडिंग्स नहीं हटाई, क्योंकि अभी आप जब इसको पढ़ोगे ना, आपके मन में मतलब एक वो आएगी, कॉन्ट्रडिक्शन आएगी कि सर हम यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं और यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट उठाइए, हम सबसे पहले लिमिटेशन कह रहे हैं कि प्लानिंग की सबसे पहले लिमिटेशन होती है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। ठीक है जी? और मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखी है प्लानिंग की, दैट इट प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। समझ में आई मेरी बात? यहां मैं लिख रहा हूं कि प्लानिंग से नए नए आइडियाज हमारे आते हैं, और मैं यहां लिमिटेशन लिख रहा हूं कि जी प्लानिंग से क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये कोई मतलब कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गई, ये तो मैं अपनी बात को ही क्या कर रहा हूं, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। कोई बता सकता है इसको? कोई इस चीज को जस्टिफाई कर सकता है कि एक ही चीज इंपॉर्टेंस भी बन सकती है और वही लिमिटेशन भी कैसे बन सकती है? क्या कोई बता सकता है मुझको इस चीज के, इसके बारे में कुछ बोल सकता है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया सबको? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहां मैं कह रहा हूं कि प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडिया, प्लानिंग से नए नए आइडियाज आते हैं, और यहां मैं कहना चाहता हूं कि प्लानिंग से क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो क्या ये दोनों चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगी? सर कर तो रही है, बट हमें कभी भी इंपॉर्टेंस और लिमिट तो रही है सर, लेकिन बताइए अब हो रहा है तो होगा ही नहीं। सुनिए बेटा, ये जो लिमिटेशंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारी ऑर्गेनाइजेशंस इन लिमिटेशंस को फेस करें। ये लिमिटेशंस जो हम पढ़ रहे हैं, ये वो लिमिटेशंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन तब फेस करेगी अगर वो प्लानिंग अच्छे से नहीं करेगी। अगर वो प्लानिंग करने में कहीं ना कहीं गलती करती है या गड़बड़ करती है, हम प्लानिंग करते हुए तो बहुत गड़बड़ करते हैं, गलतियां कर देते हैं। हम जैसे कल ही पढ़ा था कि इट शुड नॉट बी विशफुल, हम विशफुल थिंकिंग नहीं कर सकते, लॉजिकल होनी चाहिए। अब हम लॉजिक्स को बिल्कुल ही साइड रख के विशफुल थिंकिंग करने लग जाए तो वो तो प्लानिंग सही नहीं है ना। तो अगर हम प्लानिंग को सही से नहीं करेंगे तो कंपनी लिमिटेशंस फेस करेगी, और तब फिर जाके एक चीज जो वरदान साबित हो सकता है, एक चीज जो आपके लिए एक वरदान को शायद इंग्लिश में बून कहते हैं, एक चीज जो वरदान साबित हो सकता है वही आपके लिए एक श्राप साबित हो जाएगा अगर आप उसको अच्छे से नहीं करते। देखो कहते हैं ना, हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर आप अच्छे से सोच समझ के टाइम लेके बढ़िया तरीके से प्लानिंग को करते हो तो आपको ये फायदे मिलेंगे, तब तो आपके लिए ये फायदे हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग को बहुत ही मतलब खराब तरीके से बिना सोचे समझे बिना दिमाग लगाए करते हो तो आपको ये लिमिटेशंस फेस करेंगे। तो होता क्या है और होना क्या चाहिए, बेटा मेरे एक एक वर्ड को सुनना। होता क्या है लाइफ में और होना क्या चाहिए, वो दोनों में बहुत फर्क है। जब हम जो चीज होनी चाहिए उसको वैसे ही करें तब तो हमारे को फायदे मिलेंगे उस चीज से, लेकिन जब जो चीज जैसे होनी चाहिए उसको वैसे नहीं करें तो हमें लिमिटेशंस फेस करनी पड़ेगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये हमने एक चीज लिखी है कि एक चीज प्लानिंग आपके लिए वरदान भी साबित हो सकती है, वो आपके लिए गुण भी साबित हो सकती है, और अगर आप उसको अच्छे से नहीं करोगे तो वो आपके लिए श्राप भी साबित हो सकता है। तो आइए सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है कि अगर आप प्लानिंग को अच्छे से नहीं करोगे तो क्या दिक्कत आएगी कि क्रिएटिविटी जो है हमारे सबऑर्डिनेट्स की, हमारे मैनेजर्स की, वो कम हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ बेटा। होता क्या है कि प्लानिंग जनरली जब प्लान्स बनने चाहिए, मेरी बात को सुनना, जब प्लान्स बनने चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सारे मैनेजर्स की वो लेने चाहिए सजेशंस। आप भी अपना सजेशन दो, आप भी अपना सजेशन दो, आप भी अपना सजेशन दो, और सबके सजेशंस को यूज करके एक कॉन्क्रीट प्लान बनाना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता,
होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन में कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो ही सारे डिसीजंस लेती है, और इसकी वजह से जो मिडिल लेवल और जो लोअर लेवल है, जो वो मैनेजर्स है, उनके मन में जो क्रिएटिविटी है, उनके अंदर जो टैलेंट है, हिडन क्रिएटिविटी है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर एक प्लानिंग अच्छे से नहीं की जाए, और अच्छे से नहीं की जाने का मतलब क्या है कि अगर हम सब लोगों से सजेशंस ना ले तो हमारे मैनेजर्स की क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, इट विल रिड्यूस देयर क्रिएटिविटी। आई बात समझ में आपको? लेकिन अगर हम सब लोगों से सजेशन लेते हैं तो वहीं हमारे अच्छे आइडियाज निकल के आएंगे, नए आइडियाज निकल के आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रमोट इनोवेटिव। तो अगर हम अच्छे से करेंगे प्लानिंग तो इट विल हेल्प इन प्रमोटिंग इनोवेटिव। और अगर हम प्लानिंग में टॉप मैनेजमेंट सिर्फ अपने अपने बारे में सोचेगा, मैं टॉप लेवल, और वो किसी और के आइडियाज को, किसी और की वैल्यूएबल सजेशंस को बिल्कुल ही वेटेज नहीं देगा, तो इट विल लीड टू रिड्यूसिंग ऑफ क्रिएटिविटी, इट विल लीड टू मतलब जो टैलेंट है सबऑर्डिनेट्स का, मैनेजर्स का, वो कहीं ना कहीं दब जाए। अब समझ में आया बच्चों? ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक चीज को कहने के दो पहलू हैं। ओके, सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको प्लान बनाने के लिए और उनको एग्जीक्यूट करने, मेरी बात को सुनिएगा, प्लान बनाने के लिए भी और उनको एग्जीक्यूट करने के लिए 12 महीने मिलेंगे अपने एग्जाम्स के। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो प्लान ही बनाते रह जाएंगे। तो एक बच्चा है, मैंने उससे अक्टूबर में मैं पूछता हूँ, हाँ बच्चे पढ़ाई शुरू कर दी? अभी नहीं सर, अभी तो प्लानिंग कर रहा हूँ कैसे पढ़ाई करेंगे। चलो कोई नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। फिर मैंने नवंबर में पूछा, बच्चे पढ़ाई शुरू कर दी? सर अभी कहाँ से, अभी तो प्लानिंग ही चल रही है, पढ़ाई कैसे करेंगे, कितनी देर पढ़ना है, कहाँ से बुक्स लेनी है, क्या करना है। चलो अभी भी बहुत टाइम है। फिर मैंने जनवरी में पूछा, बच्चे भाई अब पढ़ाई शुरू हो गई, अब तो 2-3 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे इनफैक्ट। हाँ सर बस प्लानिंग खत्म हो गई, पढ़ाई शुरू हो गई, और फाइनली फिर मार्च ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, किसी भी काम को करने के लिए आपके पास एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम है, उसी में आपको प्लान बनाना भी है और उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना है। कभी कभी हम क्या गलती करते हैं, हम प्लानिंग में तो बहुत टाइम लगा देते हैं, लेकिन उसके लिए उतने एग्जीक्यूशन के लिए टाइम हमारे पास नहीं बचता। अब जैसे सुनिएगा, जैसे हमारे देश ने तो ठीक टाइम पे ये लॉकडाउन वगैरह कर दिया, लेकिन ऐसे बहुत देश है, जैसे चाहे वो जर्मनी कह लो, चाहे वो यूएस कह लो, बहुत से ऐसे देश है जहां वो प्लान ही करते रह गए कि हम कोविड से कैसे लड़ेंगे, कोविड से कैसे लड़ेंगे, कोविड से कैसे हम कोविड को मतलब कोविड से अपने देश को बचाएंगे। और जब तक उसको वो एग्जीक्यूट करते हैं चीजों को, वो सिचुएशन आउट ऑफ द हैंड जा चुकी थी। तो हमें दोनों चीजें देखनी है, आपको प्लानिंग करनी है, बिल्कुल प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के बिना तो चलना ही नहीं है, लेकिन ये भी देखना है कि उस प्लानिंग में इतना टाइम वेस्ट ना कर दो कि उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपके पास टाइम ना बचे। यही तो दिक्कत आ रही है यूएसए वगैरह में, वो प्लान ही करते रहेंगे, हम ये भी कर लेंगे, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे, असल में कुछ भी नहीं कर पाए। तो थोड़ा सा हमें देखना है कि प्लानिंग जो है, मैंने इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, और टाइम लगता है चीज को करने में। प्लानिंग में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, फिर उसके ऊपर हम नए प्लान्स बनाते हैं, अल्टरनेटिव कोर्सेज को इवैल्यूएट करते हैं। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, 7 स्टेप्स का प्रोसीजर है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। लेकिन हमें ये देखना है कि हम वो भी कर लें, उसके साथ उसको एग्जीक्यूट भी करें। तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट बहुत ही अच्छा है बच्चों, ये मैं आपको अपने ही एग्जांपल से समझाऊंगा। आपको शायद ना पता हो, मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक अपने प्रोफेशनल लाइफ से, एक अपनी पर्सनल लाइफ से। बच्चों जनवरी फरवरी में इतना नहीं था, भारत में कोविड का इतना ज्यादा केसेस नहीं थे। तो जैसे आपको पता ही है कि मार्च में हमारा नया सेशन शुरू हो जाता है। तो पहले मैं आपको प्रोफेशनल एग्जांपल देता हूँ। हम आप लोगों में से काफी बच्चों ने हमारा इंस्टीट्यूट देखा हुआ है, जो नया ऊपर सेकंड फ्लोर पे मतलब हमारी क्लासेस होती है, काफी ने नहीं भी देखा होगा। तो आपको पता होगा वहां पे एक बड़ा रूम है जहाँ पे हम बीच में पार्टीशन है, उसको खोल के हम एक 40-50 स्टूडेंट्स की क्लास ले सकते हैं। हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ हो चुका था, हम उस रूम में पूरा स्पीकर सिस्टम लगा के प्रोजेक्टर सिस्टम लगवाने वाले थे, हमारी पेमेंट भी हो चुकी थी, बस वो इंस्टॉलेशन बची थी कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होएगा मार्च अप्रैल से, उसमें हम सारा प्रोफेशनल तरीके से काम को करें। अब सच बता रहा हूँ कि सारा काम हो चुका था, ऑलमोस्ट पेमेंट वगैरह भी जा चुकी है। एक बात बताओ, क्या हमारी वो प्लानिंग मतलब काम कर सकती थी? नहीं। हम कैसे ले रहे हैं क्लासेस? ऐसे क्लासेस ले रहे हैं। और अगर मैंने आपको दिखा दिया ना कि मैंने फोन कहाँ रखा हुआ है, कितनी सेटिंग करके फोन को टकरा पर रखा हुआ है कि जिससे बोर्ड का सही लुक आ जाए, तो आप हंसोगे कि सर वहां तो आप इतनी प्रोफेशनल तरीके से प्लानिंग कर रहे हो और यहाँ पे अपनी किताबों के ऊपर तो फोन को सेट कर रखा है। अब सब टीचरों ने ऐसे ही कर रखा है। एक व्हाट्सएप पे वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था, किसी एक टीचर ने तो हैंगर में जो कपड़े सुखाने वाला कपड़े वाला हैंगर होता है, उस पे बेचारी ने फोन को सेट कर रखा है। तो कहने का मतलब क्या है कि एक
एक चेंज हुआ एनवायरनमेंट में और हमारी सारी की सारी प्लानिंग हिल गई। हमने जो प्लान बनाए थे प्रोफेशनली क्लासेस के लिए वो सारे के सारे हिल गए। आपको एक और बात बता दूं, इस बार मैंने अपने सारे जो मेरी नोट्स है सारे के सारे रिवाइज किए थे कि मैं आपको नए नोट्स दूंगा और इस बार आपको एक ही बुक देता। मैं पहले 2 बुक्स थी मेरी, अब मैंने इतना कंसाइज कर दिया था नोट्स को कि मैं आपको एक ही बुक देता। और अब देखिए हम कैसे पढ़ रहे हैं, हम पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हैं। अगेन वही कि हमारे मैं उनको प्रिंटिंग नहीं करवा पाया, मैं आप तक वो बुक्स ही नहीं दे पाया। तो कहने का मतलब क्या है कि एक चेंज हुआ एनवायरनमेंट पे और सारी प्लानिंग हमारी फेल हो गई। एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बताया ये तो मेरा प्रोफेशनल एग्जांपल था, एक पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देता हूं। आपने शायद देखा भी हो, वैसे आप लोग मेरे से कनेक्ट नहीं हो रहे, भैया मेरे को इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा, वहां पे हम लोगों का कनेक्शन बनेगा। तो मेरी एक डॉटर है जो अभी मतलब लास्ट टू लास्ट मंथ मई में वो 2 साल की हुई थी, 13 मई को उसका बर्थडे आता है। तो हमने पूरा प्लान बना लिया था कि इस बार उसके बर्थडे के लिए हम केरला जाएंगे और एक अच्छा सा 1 वीक का ट्रिप बनाएंगे। और आप मतलब उसकी पूरी तैयारी हो चुकी थी, पेमेंट भी जा चुकी थी। अब देख लीजिए कहाँ गए, केरला तो छोड़ो, मतलब घर से बाहर तक भी नहीं निकल पाया उसके बर्थडे पे। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग एक अनसर्टेन एनवायरनमेंट में बैठे और हमें नहीं पता कि क्या हो जाएगा। तो प्लानिंग, हमने प्लानिंग की, मैंने प्लानिंग की। अब कल को वो मेरे से मतलब ये मैं उससे लड़ थोड़ा ना सकता हूँ या वो मेरे से थोड़ा लड़ सकती है कि पापा आप मेरे को केरला नहीं लेके गए। मैंने तो प्लानिंग की थी, मैंने तो पूरा ट्रिप बना लिया, मेरे पास तो पूरी आइटिनरी है। मेरे मेल में आज भी आइटिनरी पड़ी है, पहले दिन हम यहाँ जाएंगे, सेकंड दिन हम यहाँ जाएंगे, थर्ड दिन हम यहाँ जाएंगे, लेकिन वो सब वेस्ट हो गया। तो प्लानिंग है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन प्लानिंग हो सकता है कि ऐसे चेंजिंग एनवायरनमेंट में प्लानिंग काम ही ना करे। तो थर्ड लिमिटेशन क्या होगी, इट मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी प्लानिंग जो है वो डायनामिक एनवायरनमेंट में फेल हो जाए, काम ही ना करे। फोर्थ पॉइंट में आइए, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चों, और ये बहुत बच्चे फेस भी करते हैं। प्लानिंग करने से सक्सेस मिल ही जाएगी ये गारंटी नहीं है कि आप प्लानिंग करोगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, दिस इज नॉट अ गारंटी। एक एग्जांपल जैसे समझाता हूँ। आज से 2-3 साल पहले एक बच्चा मेरे पास आया और रिजल्ट के वाले दिन मेरे पास आया और बड़ा गुस्से में, सर आप तो गलत बोलते हो, आप तो झूठ बोलते हो, आप तो ये, आप तो वो, गालियां चलने लगी। मैंने कहा भैया क्या हो गया, क्या इससे क्या गुस्सा आ रहा है, बैठ जा रहा है आराम से, बैठ, बता। मेरे को पानी वानी दी, तो मैंने उसको पानी वानी पिलाया। उसको मैंने कहा कि नंबर कितना नंबर आया, तो कहता सर मेरे इतना नंबर आया। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ कम है, लेकिन क्या हो गया, इतना लड़ क्यों रहे, जितने तैयारी की थी उतने नंबर आ गए। कहता नहीं सर आप कहते थे प्लानिंग करेंगे तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे, प्लानिंग करोगे तो बड़े अच्छे नंबर आएंगे। मैंने कहा मैं तो आज भी कह रहा हूँ, इधर देखिए क्या हो गया, ध्यान इधर दीजिए ध्यान। मतलब क्या, मैंने कहा कि मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि प्लानिंग से काम को करोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, सक्सेसफुल होगे। तो कहता सर मैंने तो प्लानिंग की थी, मैं तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैंने तो 98 की प्लानिंग की थी और मेरे तो 90 मतलब शायद एग्जैक्टली तो याद नहीं है, कम थे उसके नंबर। तो मैंने कहा अच्छा तूने प्लान्स बनाए थे, मैंने कहा कहता हाँ सर। मैंने कहा उसके बाद प्लान्स के साथ क्या करता था, सर कुछ नहीं, क्या करता था, प्लानिंग तो करनी थी सिर्फ। मैंने कहा भैया यही तो गड़बड़ है, सिर्फ प्लान बना के पेपर पे कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ाई थोड़ी ना हो जाएगी। You have to put the plan into action to deliver results. कोई भी प्लान रिजल्ट्स तभी देगा जब आप उसको एक्शन में कन्वर्ट करोगे, और अगर हम उसको एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमें कुछ रिजल्ट थोड़ा ना मिलेगा। तो हम गलती क्या करते हैं कि हम प्लान तो बना लेते हैं लेकिन हम उसको ऊपर काम ही करना भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि a plan will give results only when it is converted into action। पहली बात। दूसरी बात, ऐसे भी बहुत बच्चे हैं मेरे पास जिनके सिबलिंग्स मेरे से पढ़ते थे। तो एक बार एक बच्चा आया, कहने लग गया सर मैं मतलब उसके भी नंबर कम आए, कहता सर मेरी बहन तो 2 घंटे पढ़ती थी तो उसके तो 95 आए और मैं तो 2 घंटे पढ़ता था मेरे तो 90 आए। तो मैंने कहा भाई तू अपने आप को अपनी बहन से क्यों कंपेयर कर रहा है, तेरी बहन 2 घंटे पढ़ती थी, 4 घंटे का आउटपुट निकालती थी, तो 2 घंटे पढ़ता है, आधे घंटे का आउटपुट निकालता है, तो उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो देखो तो उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि जिस प्लान ने पास्ट में हमें सक्सेस दिलवा दी, a plan which worked in the past will also work in the future, this is a wrong thinking। जिस प्लान ने कल मेरे को सक्सेस दिलवा दी थी वो मुझे कल भी सक्सेस दिलवा देगा, ये गलत है। हर सिचुएशन अलग है, हर बिजनेस की प्रॉब्लम अलग है, इसलिए we should never depend on the past सक्सेसफुल टेस्टेड प्लान्स। हाँ आप उनको बेस बना सकते हो, लेकिन सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड होकर अपना काम को करना वो गलती है। अगर हम ऐसे करेंगे तो इट माइट नॉट गारंटी सक्सेस, तो हम हो सकता है हम सक्सेसफुल ना हो। आगे चलते हैं, इट लीड्स टू रिजिडिटी। अगेन बच्चों ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम तभी फेस करेंगे अगर हम प्लानिंग को अच्छे से नहीं करें। इसको कहने का मतलब क्या है कि जब हम प्लान्स बनाते हैं, एक मिनट,
प्लान्स जो होते हैं हमेशा फ्यूचर के लिए बनते हैं। अब मैनेजर ने मान लीजिए 3 महीने का एक प्लान बनाया और अपने सबऑर्डिनेट को दिया कि देखो 3 महीने में ये काम कर। अब 3 महीने में तो हो सकता है बहुत सी चेंजेस हो और जो प्लान आपने उसको बना के दिया था वो अब अचीव ही ना कर सके। वो होना क्या चाहिए कि हमें मैनेजर्स को कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए कि अगर ये दिक्कतें आए तो आप थोड़ा बहुत प्लान से डेविएट कर सकते हो और जैसा भी उस टाइम की बेस्ट सिचुएशन के हिसाब से आप अपने आप को मोल्ड कर सकते हो। लेकिन होता क्या है कि हम एक प्लान बनाते हैं और वो प्लान हम मैनेजर को दे देते हैं कि आपको ये प्लान अचीव करना है और आपको इससे बिल्कुल भी डेविएट नहीं करना, आप बिल्कुल भी डेविएट नहीं कर सकते। तो दिक्कत क्या आती है कि जब चेंजिंग सिचुएशंस आती है तो वो प्लान को अचीव नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं फिर वो कॉम्प्रोमाइज करने लग जाते हैं क्वालिटी के साथ, किसी और चीज के साथ, और वो सब चीजों से हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है वो खराब होती है। अब जैसे कोई भी चीज ले लो, कोई मशीनरी है, आपने सोचा था मशीनरी के लिए इलेक्ट्रिसिटी, मान लीजिए जो मैंने प्लान बनाया था तो मैंने ये देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का इतना बिल आना चाहिए, लेकिन कोविड वगैरह की वजह से क्या हुआ कि सब चीजों की थोड़ी चीजें महंगी भी हो रही है, तो हो सका कि 2-3 महीने में जो वो इलेक्ट्रिसिटी का आपने सोचा था खर्चा वो उससे 1/4 बढ़ गया। अब ये तो बेवकूफी है ना कि आप मैनेजर को बोले नहीं तो उसी खर्चे में इस चीज को करे, ये उसके हाथ में थोड़ी ना है। ये बिजली का खर्चा बढ़ना या पेट्रोल की प्राइस बढ़ना या डीजल की प्राइस बढ़ना ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है, ये तो भाई गवर्नमेंट के हाथ में। अब आप मुझे बोलो कि मैं उसी कॉस्टिंग में ये काम को करूं, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफी है। लेकिन हम ऐसी गलती कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो हमने एक प्लान बना के दे दिया वही प्लान हमारे मैनेजर्स अचीव करे, कोई भी सिचुएशन आ जाए वो ये अचीव करे। ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी ना कि आपको पता है कि चेंज हो गया सिचुएशन, लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि नहीं कि तू वही सिचुएशन को अचीव कर। तो कभी-कभी हम ऐसी गलती करते हैं एंड दैट लीड्स टू रिजिडिटी। अब अगर मान लो मैं मैनेजर को कहूं कि देखो इसी कॉस्ट में अपने गोल्स को अचीव करना है, तो वो क्या करेगा? उसको पता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट तो रिड्यूस नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा? वो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देगा, वो कहीं ना कहीं किसी और चीज की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देगा। दिक्कत तो ऑर्गेनाइजेशन की आएगी, नाम तो ऑर्गेनाइजेशन का खराब होएगा। तो आप उसको मजबूर कर रहे हो कि तू गलत काम करे क्योंकि मैंने एक प्लान देखो बना के दे दिया। तो यही कहने की बात है कि कभी-कभी हम प्लान्स बना के इतने रिजिड हो जाते हैं कि हम अपने मैनेजर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को थोड़ी सी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते उनसे डेविएट करने की। और जब हम ऐसी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं मैनेजर्स एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट क्या है कि बच्चों प्लानिंग कोई फ्री में होने वाली चीज नहीं है, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। मैं आपको आप ही का एग्जांपल देता हूं। अब आप लोग 12th क्लास में हो, अगले साल में के बाद आपको अपना करियर चूज करना है, तो हो सकता है आप में से बहुत से बच्चे करियर काउंसलर्स की हेल्प ले, जो आपको बताते हैं कि आप अपना क्या आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, फिर आपको बताते हैं कि आप कौन सी फील्ड में जा सकते हो। तो क्या वो फ्री में आपको सेशन देंगे? बिल्कुल भी नहीं। जो अच्छे काउंसलर्स है वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे सेशंस देने की, एडवाइस देने की। तो क्या होता है बच्चे कि जो प्लानिंग हम करते हैं वो फ्री में नहीं होती, वो बहुत कॉस्टली होती है। और कभी-कभी क्या होता है कि हम प्लानिंग्स में इतनी कॉस्ट लगा देते हैं कि जो हमें उससे बेनिफिट मिलना है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए किसी एक पर्सन किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गया। एक पर्सन है वो किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गया। अब वो एक एडवोकेट के पास जाता है, एक लॉयर के पास जाता है और उसको बोलता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे आप इससे निकलने का वो बताओ, कोई मतलब एक एडवाइस दो। अब उस लॉयर की फीस है लेट अस अज्यूम 20,000 पर वो जो सेशन वो लेगा 20,000 की फीस है। और जो चीज आप जितनी जो आपका बेनिफिट हो सकता था उससे, जो चीज आप जो आपकी प्रॉब्लम थी वो 10,000 की थी। तो एक बात बताइए, 10,000 रुपए बचाने के लिए आपने उसको 20,000 की फीस दे दी, क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल भी नहीं। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम जो प्लानिंग में कॉस्ट लगा देते हैं वो उसकी बेनिफिट्स को जस्टिफाई ही नहीं कर पाता। तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी कि हम प्लानिंग में इतनी कॉस्ट लगा दे कि उसके बेनिफिट्स ही हमारे मतलब जो है उसकी बेनिफिट्स की जो फायदे हैं वो हमारे को कम। तो वी हैव टू सी दैट प्लानिंग जो है उसका बेनिफिट हमारे को ज्यादा मिल रहा है बजाय उसकी कॉस्ट। आई बात समझ में आपको? तो ये हमारे है 6 पॉइंट्स। तो पहले इसकी जगह एक बार जल्दी से हेड को देखते हैं। यहाँ देखेंगे, अब कोई हंसेगा नहीं, अपना यहाँ पे देखिएगा आराम से। सबका फर्स्ट लेटर RTMDLI, यहाँ देखिए बेटा, हंसना मत अभी, राहुल इज टोटली मैड, अभी पूरा सुन लो। और डायनामिक लुकिंग आइटम्स, ठीक है, कोई हंसेगा नहीं। तो जल्दी से लिखिए। R से रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, T से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस,
M से may not work in a dynamic environment, D से does not guarantee success, L से leads to rigidity and I से involves huge cost. जल्दी से देखिए, बस इसको रीड करके क्लास को वाइंड अप करते हैं. फिर से बोलेगा R से reduces creativity, T से time consuming process, M से may not work in a dynamic environment, D से does not guarantee success, L से leads to rigidity and I से involves huge cost. एक बार फिर से बोलेंगे, R से reduces creativity, T से time consuming process, M से may not work in a dynamic environment, D से does not guarantee success, L से leads to rigidity and I से involves huge cost. चलिए जल्दी से आइए नोट्स पे, पेज नंबर 5 पे आइए, स्लैंग लिखिए वहां पे जल्दी से. ओके, पहला पॉइंट प्लानिंग. अच्छा बच्चों, इसमें एक वर्ड को पढ़ना है, इसमें कुछ पॉइंट्स ओवरलैपिंग है, तो अभी बता भी दूंगा मैं आपको. आइए पहला पॉइंट, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी. In an organization, a well-defined plan is drawn up with specific goals to be achieved within a specific time frame. These plans then decide the future course of action, and managers may not be in a position to change them. This kind of rigidity creates difficulty. Underline करिए, this kind of rigidity creates difficulty. Managers must be given some flexibility to be able to cope up with the changed circumstances. Planning may not work in a dynamic environment. The business environment is dynamic, nothing is constant. Constant का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, कुछ भी एक जैसा नहीं रहेगा, सब कुछ बदलता रहता है. The environment consists of a number of dimensions. आपको पता ही है, social, legal, economical, political, technological. The organization has to constantly adapt itself to the changes in the environment. However, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, it is not always possible to accurately assess the future trends. हम हर चीज को फ्यूचर की assess नहीं कर सकते, predict नहीं कर सकते. Competition can upset the financial plans, etc. Last line पे आइए, thus planning cannot foresee everything. हम हर चीज को नहीं देख सकते, and this leads to obstacles to ineffective planning. तो हम हर चीज को forecast नहीं कर सकते और इसी की वजह से हमारी planning जो है कहीं ना कहीं खराब हो जाती है. Planning reduces creativity. बच्चों इस point पर rigidity में ना, पहला point rigidity और थर्ड point creativity में बहुत ज्यादा overlapping होती है. तो जब हम इसके identification आती है ना केस स्टडीज में, तो गलती हो जाती है. तो इन दोनों के लिए मैं आपको स्पेसिफिकली बोलूंगा कि इन दोनों पॉइंट को आप वर्ड बाय वर्ड याद करो. सिर्फ इन दोनों, आपको सारे पॉइंट्स वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करने, लेकिन इन दोनों का वर्ड बाय वर्ड याद करना, क्योंकि रिड्यूसेस क्रिएटिविटी एंड लीड्स टू रिजिडिटी में बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं. तो बच्चा गलती कर देता है कि सर मैंने रिड्यूसेस क्रिएटिविटी लिखा, वो ठीक तो है, आप उसमें क्यों नंबर नहीं दे रहे. तो वर्ड बाय वर्ड इसको याद करिएगा, सिर्फ इन दो पॉइंट्स. Planning is an activity which is done by top management. Usually the rest of the members just implements the plans. As a consequence, middle managers and other decision makers, इस लाइन को अंडरलाइन करेगा, are neither allowed to deviate from the plans. Deviate मतलब उससे अलग होके काम करना. Nor are they permitted to act on their own. ना ही वो अपने आप act कर सकते हैं. Thus, much of the initiative or creativity inherent in them, जो उनके अंदर creativity है, जो उनके अंदर latent abilities, hidden abilities होती है, वो कहीं ना कहीं मतलब खराब घूम जाती है. There is nothing new or innovative. तो I would request कि पहला point leads to rigidity and reduces creativity. इन दोनों का प्लीज वर्ड बाय वर्ड याद करिए, क्योंकि केस स्टडीज जब हम करेंगे इसकी, तो आप तब भी आप फेस करोगे कि दोनों पॉइंट्स ओवरलैपिंग से लगते हैं. Planning involves huge cost. When the plans are drawn up, huge costs are involved in their formulation. These may be in terms of time and money. For example, checking the accuracy of facts involve a lot of time. आपको facts वगैरह लेने होते हैं, उनकी accuracy को check करना होता है, उनको validate करना होता है. The cost incurred, इस लाइन को अंडरलाइन करिए, sometimes may not justify the benefits drawn. जो हमारे को benefit मिलना है उससे हमारी cost जो है वो justify ना करे. There are number of incidental costs like expenses on boardroom meetings, उसमें खाना आ रहा है, ये आ रहे हैं, advisory आपने किसी person को बुलाया जो advice दे रहा है, discussions with the professional experts etc. तो ये लाइन पे अंडरलाइन करिए. ये लाइन आ जाएगी कि it involves, ये चीज आपसे पूछा जाएगा which limitation of planning is highlighted. Planning is a time-consuming process. It requires collection of information, analysis, interpretation. All these activities requires time. Sometimes plans to be drawn up take so much of time that not much time is left for the implementation. तो जैसे मैंने आपको कहा कि बच्चों आपको 12 महीने मिले थे अपनी 12th क्लास की प्लानिंग करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी,
लेकिन अक्सर हम गलती क्या करते हैं, हम इतना टाइम प्लानिंग में लगा देते हैं कि हमारे पास एग्जीक्यूशन के लिए टाइम ही नहीं बचता। जैसे मैंने आपको कहा, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ योर, मोर देन 1/4 ऑफ योर क्लास 12 हैज गॉन, पता ही नहीं चला, 3 महीने घर में ही निकल गए। ये पताल लोग देख के और ये माफिया देख के, कैसीनो देख के, ये सब देख के ना, और ये रसबली देख के, है ना, ये सब देख के आपके ये निकल गए 3-4 महीने। और अभी 1-2 सीरीज और आ गई है। कल अभिषेक बच्चन बेचारा कल चला गया हॉस्पिटल, और उसकी भी एक अमेज़न पे सीरीज आ गई है, ब्रीथ इनटू द शैडोज। तो ये सब चीजें देखते रहना, ये सब चलता रहेगा, थोड़ा पढ़ाई भी साइड बाय साइड करते रहो। ओके, आइए लास्ट पॉइंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। The success of an enterprise is possible only when plans are properly drawn up and implemented. Any plan needs to be translated into action, otherwise it will become meaningless. तो कोई भी प्लान तभी जाके कुछ आपको कुछ देगा, कुछ प्रोवाइड करेगा, जब आप उसको एक्शन में लाओगे, जब आप उसके ऊपर कुछ काम करोगे। अगर सिर्फ पेपर पे ही प्लान बना दोगे तो उसका कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। Management has a tendency to rely on previously tried and tested plans. However, it is not always true that just because a plan that has worked before, it will also work again. तो एक प्लान जिसने पहले काम किया वो वापस काम करे ऐसा जरूरी नहीं है। कंक्लूजन आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों इसके बाद का जो ये सॉरी, कम टू पेज नंबर, देखो बड़ी आपको बड़ी खुशी मिलेगी ये काम करके। पेज नंबर 8 पे आइए और काट दीजिए सारा, यहाँ से लेके आगे तक सारा का सारा काट दीजिए। 8 से लेके जो भी आपके पेजेस है 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 13 तक सारा कट कर दीजिए, क्योंकि आपका एक गोल्डन बैच माना जाएगा सीबीएसई के हिस्ट्री में, जिसमें आधे से ज्यादा कोर्स आपका कट हो चुका है, एटलीस्ट बीएसटी के लिए तो मैं कह सकता हूँ। तो प्लीज हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। अब 1-2 अनाउंसमेंट्स। सबसे पहले अनाउंसमेंट, बच्चों आपको इसकी भी तैयारी शुरू करनी है। हालांकि अभी आपका कल है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टेस्ट, यहाँ देखिएगा एक बार, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का टेस्ट है कल 1 से 2। कोशिश सबको यही करनी है कि सब बच्चे इसी टाइम पे दे, सब बच्चे इसी टाइम पे दे। 2 डिवाइसेस लेके बैठना है, कोशिश यही करनी है, 1 नहीं तो 1:15 तक 1:15 तक आ जाइए। कोशिश आपको यही करनी है कि सब बच्चे इसी टाइम पे दे। जो कुछ बच्चे हैं जो इस टाइम पे टेस्ट नहीं दे सकते, मैं उनको शाम को एक बार और विंडो ओपन करूंगा 8 to 9 पे। और जो बच्चे बहुत कम, 1-2 बच्चों का मैसेज आया है जो इन दोनों टाइम पे नहीं दे सकते, उनका मैंने उनको कुछ और इंतजाम कर दिया, वो मैं उनको बता दूंगा। लेकिन आप सबको इसी टाइम पे टेस्ट देना है बिजनेस एनवायरनमेंट का। और आपको चलिए मैं बता देता हूँ, आप एलपीजी तक पढ़ेंगे। लिबरलाइजेशन अगर आपने सारा पढ़ लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने सारा नहीं पढ़ा तो आपको एलपीजी तक पढ़ना है। उसका जो इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी है, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स वाला, वो आप छोड़ सकते हैं। एलपीजी आएगा, एलपीजी की डेफिनेशन, प्रोसेस, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी इज इंपॉर्टेंट, वो मत छोड़िएगा, वो आएगा कोर्स टेस्ट में, पहली बात। दूसरी बात, अब हमारे जो क्लासेस का शेड्यूल है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लास्ट चीज है बच्चों, हमारी क्लासेस अब वंस अ वीक ही चलेगी, ठीक है ना। तो आज संडे है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी संडे को, जो नेक्स्ट संडे है 3:30 से 5। वैसे मैं अभी ऑर्गेनाइजिंग ही स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जिनके स्कूल में सेकंड बुक के चैप्टर चल रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बच्चे हैं जिनके स्कूल में सेकंड बुक चल रही है, वो मुझे एक मैसेज कर दीजिए। मैं उनको निगलेक्ट नहीं करूंगा, देखते हैं एक 2 क्लासेस उनकी मैं अरेंज कर दूंगा, मैं खुद ही दे दूंगा। तो एक बार जिनके सेकंड बुक के चैप्टर चल रहे हैं वो मुझे बता दीजिए। वैसे हम बैच में भी ऑर्गेनाइजिंग शुरू करेंगे नेक्स्ट संडे। अब बात आती है सर सैटरडे को। अभी सैटरडे की क्लास को मैं फाइनल नहीं करा, लेकिन अब हम सैटरडे रखेंगे सिर्फ 2 चीजों के, केस स्टडीज एंड एमसीक्यूज। तो हम जैसे पहले करते थे, हम एमसीक्यूज वगैरह, वैसे ही मैं आपको एक ही शीट देता रहूंगा। जैसे हमने अभी मार्केटिंग के एमसीक्यूज नहीं किए, हमने अभी प्लानिंग के एमसीक्यूज नहीं किए, तो मैं आपको उसके असाइनमेंट भेजता रहा करूंगा, आप घर से क्या करेंगे, हम डिस्कस क्या करेंगे। तो सैटरडे को हम क्लासेस, मतलब क्लास में कोर्स आगे नहीं पढ़ाएंगे, सैटरडे को हम केस स्टडीज और एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सैटरडे विल बी फॉर असाइनमेंट एंड एवरीथिंग, संडे विल बी फॉर आवर क्लासेस, वो हमारा कोर्स चलता रहेगा। और आप एक बात देखिए, अभी हमारा कोर्स काफी हो चुका है। हमारे पहले 4 चैप्टर मार्केटिंग चैप्टर टू बी मतलब हमारा 30 मार्क्स का कोर्स हो चुका है। पहले 4 चैप्टर 20 मार्क्स के है और 10 नंबर का मार्केटिंग है, तो 30 नंबर का तो कोर्स हो चुका है हमारा 80 में से। तो समवेयर अराउंड 40% 35% तो कोर्स भी हमारा हो चुका। तो कोर्स की स्पीड बिल्कुल ठीक है, कोर्स अपनी स्पीड पर चलता रहेगा। हम सैटरडे को वर्कशीट्स करेंगे। किसी के मन में कोई डाउट है तो वो रुक जाइए, अगर कोई डाउट नहीं है तो हम कल मिलते हैं 1 से 2 फोन लेके बैठेंगे, एक पे जूम रखेंगे, एक पे मैं आपको पेपर। ओके बच्चों, आज का होमवर्क यही है, बस इस चैप्टर को रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टेस्ट इसका हो सकता है, या मार्केटिंग का वो देख लेंगे, बट पढ़ाई शुरू करें। पहले इसका रखिए, पहले मार्केटिंग का रखिए टेस्ट 2 हफ्ते बाद।
सर प्लानिंग का मार्केटिंग 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 है तो आप मार्केटिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए 2 हफ्ते बाद। कल मंडे है ना, कल 13 तारीख है, 2 हफ्ते बाद एग्जैक्टली 2 वीक बाद आपका मार्केटिंग का टेस्ट होएगा, तो उसकी तैयारी शुरू करें। सर डिमोनेटाइजेशन कोई करना है? डाउट? थैंक यू सर। हाँ ओके बच्चों, जिसको जाना है वो जा सकता है, किसी को कोई क्वेश्चन है वो पूछ लीजिए। सर ओके बाय बाय, वी विल मीट टुमारो 1 to 2 और 8 to 9। सर हाँ जी, डिमोनेटाइजेशन करना है? क्या? डिमोनेटाइजेशन करना है कल के टेस्ट के लिए? नहीं, डीमोनेटाइजेशन कट चुका है। ओके सर। सर मेरी स्कूल की क्लास 125 तक है कल, तो सर मैं 8 o'clock 125 तक है? अच्छा हाँ जी सर। तो 125 तक है, आ जाना यार, कोई नहीं, मैं देख लूंगा, आप आ जाना। सर ठीक है सर। हाँ जी बोलो सर बेटा। मैं मैसेज करना भूल गई थी, मुझे दोनों टाइम सूट नहीं करेंगे। आपको दोनों टाइम सूट नहीं करेगा, आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, और सर आप मुझे स्टाफिंग के नोट्स भेज। किसके? स्टाफिंग के? स्टाफिंग। ठीक है, मैं शाम तक भेजता हूँ। अच्छा वो भी ओके, मैसेज सर। कर देना मुझको, मैं भूल ना जाऊँ, आप मुझे मैसेज ठीक कर है। देना, मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूँ। और सर हाँ जी, रजत भैया कह रहे थे कि वो स्टाफिंग तो करा देंगे, पर डायरेक्टिंग शायद नहीं हो पाएगा, तो फिर वो कैसे करूँ? ना मैं उनको बोलता हूँ वो डायरेक्टिंग भी करा देंगे, आप स्टाफिंग तो करो, मैं उनको बोलता हूँ डायरेक्टिंग भी। क्योंकि सर एमसीक्यू का टेस्ट है, तो मेरे को इतना डीप में नहीं करना अभी। हाँ जी एमसीक्यू का टेस्ट है, तो अगर मैं हल्का हल्का करूंगी तो भी हो ठीक है, जाएगा। मैं उनको बोल दूंगा कि स्टाफिंग तो अच्छे से करा दे, डायरेक्टिंग को थोड़ा ऊपर ऊपर से करा, ठीक है? ओके सर, थैंक ओके। यू। हेलो गुड हाँ इवनिंग जी, सर। हाँ गुड जी इवनिंग बेटा। सर। हाँ तो बोलो सर बेटा। मेरे सर स्कूल में हाफ ईयरली मेरे एग्जाम्स स्टार्ट होंगे सर अगस्त में। सर अच्छा। मेरे चैप्टर सर 1 2